एनी फ्रैंक की एक युवा लड़की की डायरी 20वीं सदी का एक ऐसा दस्तावेज है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। 1947 में पहली बार प्रकाशित होने के बाद इस पुस्तक को दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा और ये मानवता की अटूट भावना और आशा का प्रतीक बन गया। ये निश्चित संस्करण उन प्रविष्टियों को समेटे हुए है जो पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी, जिससे इसकी सामग्री में 30% की वृद्धि हुई है। ये नए अंश एनी को एक ऐसी किशोरी के रूप में सामने लाते हैं जो अपनी भावनाओं, आकांक्षाओं और कमजोरियों के साथ एक जीवंत और सच्ची इंसान थी। वह अपनी उभरती यौन जागरूकता से जूझती थी, अपनी मां से मतभेद रखती थी और एक बच्चे की मासूमियत और एक वयस्क की गहरी उदासी के बीच डोलती थी। यह संस्करण एनी को पहले से कहीं अधिक मानवीय, कमजोर और जीवंत बनाता है, जिससे पाठक उसके साथ एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करते हैं। एनी फ्रैंक और उनका परिवार नाजी अत्याचारों और यहूदी विरोधी उत्पीड़न से बचने के लिए एम्स्टर्डम में एक गोदाम के पीछे बने गुप्त ठिकाने, जिसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया, में 2 साल तक छिप कर रहे। जब वे वहां पहुंचे, एनी केवल 13 साल की थी। अपनी डायरी में वह एक युवा महिला के रूप में परिपक्व होती है और मानव स्वभाव की गहरी समझ विकसित करती है। वह उन 8 लोगों के बीच के रिश्तों को बारीकी से दर्शाती है जो असाधारण परिस्थितियों में एक साथ रह रहे थे। भूख का डर, खोजे जाने का निरंतर भय, बाहरी दुनिया से पूर्ण अलगाव और तंग जगहों में रहने की एक रास्ता, छोटी मोटी गलतफहमियां और निराशाएं। एनी इन सब को अपनी लेखनी में जीवंत करती है। वह उन पलों को कैद करती है जब तनाव चरम पर होता था, जब छोटी सी बातें बड़े झगड़ों में बदल जाती थी और जब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझ ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सीक्रेट एनेक्स एक साधारण गोदाम की इमारत का हिस्सा था जो एनी के पिता ओटो फ्रैंक के कार्यालय से जुड़ा था। ये एक बुककेस के पीछे छिपा था, जिसे विशेष रूप से प्रवेश द्वार को छिपाने के लिए बनाया गया था। इस छोटी सी जगह में 8 लोग, फ्रैंक परिवार, वैन परिवार और बाद में दंत चिकित्सक अल्फ्रेड डुसेल, एक साथ रहते थे। उनके सहायक मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लाइमैन, मीप गीस और बेप वॉस्क्यूजिल मुआसा। डायरी की शुरुआत किट्टी के साथ बातचीत। 12 जून 1942 को अपने 13वें जन्मदिन पर एनी को उपहार में एक डायरी मिली जिसे उसने किट्टी नाम दिया। यह डायरी उसके लिए एक सच्ची दोस्त बन गई, जिससे वो अपने दिल की हर बात साझा कर सकती थी। वो लिखती है कि उसके पास प्यार करने वाले माता पिता, एक बहन मार्गोट और लगभग 30 दोस्त थे, लेकिन कोई ऐसा नहीं था जिसे वो अपना सच्चा साथी मान सके। एनी की लेखनी में उसकी भावनाएं, सपने और डर स्पष्ट रूप से झलकते हैं। वो अपनी डायरी में न केवल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बल्कि अपने गहरे विचारों, आकांक्षाओं और यहूदी होने के कारण होने वाली पीड़ा को भी दर्ज करती है। 1944 में डच निर्वासन सरकार के एक सदस्य गैरेट बोल्केस्टीन ने रेडियो पर घोषणा की कि युद्ध के बाद वह जर्मन कब्जे के दौरान डच लोगों के अनुभवों को एकत्र करना चाहते हैं, जिसमें पत्र और डायरियां शामिल होंगी। इस भाषण ने एनी को प्रेरित किया। उसने फैसला किया कि वह अपनी डायरी को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करेगी, जिसका नाम होगा द सीक्रेट एनेक्स। उसने अपनी डायरी को संपादित करना शुरू किया, कुछ अंशों को हटाया जो उसे कम महत्वपूर्ण लगे और कुछ नए अंश जोड़े। उसकी मूल डायरी को संस्करण ए और संपादित डायरी को संस्करण बी कहा गया। यह प्रस्तावित पुस्तक युद्ध के बाद की दुनिया को यहूदी जीवन की कठिनाइयों और मानवता की आशा को दिखाने वाली थी। नाज़ी उत्पीड़न, यहूदी जीवन पर पाबंदियां। 1933 में एनी का परिवार यहूदी होने के कारण जर्मनी में बढ़ते उत्पीड़न से बचने के लिए हॉलैंड चला गया था। लेकिन मई 1940 में जब जर्मनों ने हॉलैंड पर कब्जा कर लिया, उनके जीवन में मुश्किलें और बढ़ गईं। यहूदी विरोधी कानूनों ने उनकी स्वतंत्रता को पूरी तरह से छीन लिया। उन्हें पीला सितारा पहनना पड़ता था जो उनकी पहचान को उजागर करता था। उन्हें अपनी साइकिलें सौंपनी पड़ती। सीक्रेट पेसेस। 6 जुलाई 1942 को एनी की बड़ी बहन मार्गोट को जर्मनी में काम के लिए एक बुलावा आया। इसका मतलब था
कि उसे एकाग्रता शिविर में भेजा जा सकता था। परिवार ने तुरंत छिपने का फैसला किया। अपनी योजना को 10 दिन पहले लागू करना पड़ा। एनी ने अपनी डायरी को अपने स्कूल बैग में रखा, क्योंकि उसके लिए यादें कपड़ों से कहीं अधिक कीमती थीं। उन्होंने अपने पालतू बिल्ले मूरतसे को पड़ोसियों के पास छोड़ दिया, जिसके लिए एनी ने एक मार्मिक नोट लिखा। सीक्रानिक्स ऑटो फ्रैंक के कार्यालय भवन में था। ये एक तंग छिपा हुआ हिस्सा था, जिसके प्रवेश द्वार को एक बुक्के से ढका गया था। यहाँ रहना आसान नहीं था। दिन में गोदाम के कर्मचारियों की मौजूदगी के कारण उन्हें पूरी तरह शांत रहना पड़ता था। उनके सहायकों ने जोखिम उठाकर उनकी हर जरूरत को पूरा किया। मीप गीस और बेप वॉस्क्यूजिल जैसे लोग उनके लिए भोजन, किताबें और खबरें लाते थे, जो उनके लिए बाहरी दुनिया से एकमात्र संपर्क थे। मीसेवास, तनाव और रिश्ते। 13 जुलाई को विंडेन परिवार हार्मन, अगस्टे और उनके बेटे पीटर फ्रैंक परिवार के साथ शामिल हुए। बाद में नवंबर 1942 में दंत चिकित्सक अल्फ्रेड डुसेल भी आए। 8 लोगों का एक तंग जगह में रहना तनावपूर्ण था। भोजन की कमी, आदतों का टकराव और व्यक्तिगत मतभेद अक्सर झगड़ों का कारण बनते थे। एनी को लगता था कि उसे हमेशा गलत समझा जाता है। वो अपनी माँ और श्रीमती वेंडैन से अक्सर उलझती थी, जिन्हें वो अपनी भावनाओं के प्रति असंवेदनशील मानती थी। लेकिन अपने पिता ओटो के साथ उसका रिश्ता गहरा और सहानुभूतिपूर्ण था। वो अपने पिता को अपनी भावनाओं का सबसे बड़ा विश्वास पात्र मानती थी। एनी की डायरी में वो अपने आसपास के लोगों के साथ अपने रिश्तों को बारीकी से वर्णन करती है। वो अपनी माँ के साथ अपने तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में खुलकर लिखती है, जो उसे अक्सर ठंडा और समझ से परे लगती थी। श्रीमती वेंडैन की आलोचनात्मक प्रकृति भी उसे परेशान करती थी। ड्यूसेल के साथ उसका रिश्ता भी तनावपूर्ण था, क्योंकि उसे अपने कमरे को उनके साथ साझा करना पड़ता था। लेकिन इन सब के बीच वो अपने पिता और बहन मार्गोट के साथ एक गहरा भावनात्मक बंधन साझा। पीटर के साथ दोस्ती और प्रेम। समय के साथ एनी और पीटर वैन डैन के बीच एक गहरी दोस्ती विकसित हुई। वे अपनी भावनाओं, डर और सपनों को साझा करने लगे। एनी को पीटर में एक ऐसा साथी मिला जो उसकी भावनाओं को समझता था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरे स्नेह में बदली। एनी ने अपनी डायरी में लिखा कि वो पीटर से प्यार करने लगी थी, हालांकि उसे लगता था कि पीटर में चरित्र और इच्छा शक्ति की कमी है। उनके बीच के अंतरंग पल, जैसे एक दूसरे को गले लगाना और चूमना, एनी के लिए खुशी के क्षण थे। लेकिन उनके माता पिता और वैन डैन परिवार को उनके इस रिश्ते पर चिंता थी। फिर भी एनी ने इस रिश्ते को बनाए रखने का फैसला किया, क्योंकि ये उसे ताकत और सांत्वना देता था। एनी और पीटर की दोस्ती ने उसे उस तंग और डरावनी दुनिया में एक नया दृष्टिकोण दिया। वो लिखती है कि पीटर के साथ बिताए पल उसे सामान्य जीवन की याद दिलाते थे। उनके बीच की बातचीत में वे युद्ध, भविष्य और अपने सपनों के बारे में चर्चा करते थे। यह रिश्ता एनी के लिए एक भावनात्मक सहारा बन गया, जिसने उसे अपने डर और निराशा से उबरने में मदद की। सपने और आकांक्षाएं। एनी का सपना था कि वो एक पत्रकार और प्रसिद्ध लेखक बने। वो अपनी डायरी को युद्ध के बाद एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना चाहती थी। उसने अपनी डायरी को संपादित करना शुरू किया ताकि इसे दुनिया के सामने लाया जा सके। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ इतिहास, पौराणिक कथाओं और पारिवारिक वंशावली में गहरी रुचि रखती थी। उसने अपनी डायरी में अपने परिवार के इतिहास, यहूदी संस्कृति और अपने आसपास की दुनिया के बारे में लिखा। वो अपने लेखन में एक अनोखी स्पष्टता और गहराई लाती थी, जो उसे एक सामान्य किशोरी से कहीं अधिक परिपक्व और विचारशील बनाती थी। एनी ने अपनी डायरी में अपने भविष्य के सपनों को बार बार व्यक्त किया। वो एक ऐसी दुनिया की कल्पना करती थी जहां वो स्वतंत्र रूप से लिख सके और अपनी कहानियों को दुनिया के साथ साझा कर सके। उसका यह विश्वास था कि उसकी लेखनी के माध्यम से वो न केवल अपनी कहानी बल्कि लाखों यहूदियों की पीड़ा को दुनिया के सामने ला सकती थी। आत्मविकास और आशावाद। एनी ने अपने व्यक्तिगत विकास पर गहरी अंतर्दृष्टि के साथ विचार किया। वह खुद को पहले से अधिक समझदार और संयमित पाती थी। वह मानती थी कि दूसरों को समझने से पहले उनके व्यवहार को बकवास कहना गलत है। वह महिलाओं के सम्मान और उनके साहस की वकालत करती थी। उसने लिखा
कि बच्चे को जन्म देने में महिलाओं का दर्द और साहस किसी भी युद्ध नायक से कम नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी वह प्रकृति की सुंदरता और मानवता की अच्छाई में विश्वास रखती थी। वह युद्ध के अंत की आशा से प्रेरित थी और इसे एक रोमांचक साहसिक अनुभव के रूप में देखती थी। एनी की डायरी में उसका आशावाद और लचीलापन बार बार झलकता है। वो लिखती है कि वह अपने आसपास की सुंदरता में खुशी पाती थी, जैसे कि खिड़की से दिखने वाला आकाश और पेड़। वह मानती थी कि युद्ध के बाद एक बेहतर दुनिया होगी, जहां लोग अपनी पहचान के लिए नहीं बल्कि अपनी मानवता के लिए जाने जाएंगे। उसकी यह आशा और विश्वास उसे उन कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखता था। बाहरी दुनिया का डर और आंतरिक संघर्ष। सीक्रेट एनेक्स में रहते हुए परिवार को रेडियो और अपने सहायकों के माध्यम से बाहरी दुनिया की खबरें मिलती थीं। उन्हें यहूदियों के साथ होने वाले भयानक अत्याचारों जैसे निर्वासन और सामूहिक हत्याओं की जानकारी थी। खोजे जाने का डर हमेशा बना रहता था। गोदाम में चोरी और छापेमारी की घटनाओं ने उनके डर को और बढ़ा दिया। एनी ने अपनी डायरी में इन डरावने पलों को विस्तार से लिखा, जो उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। आंतरिक संघर्ष भी कम नहीं थे। एनी को लगता था कि उसे हमेशा गलत समझा जाता है। वह अपनी मां को अनुपयुक्त मानती थी, जो उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाती थी। श्रीमती वैंडान और डुसेल के साथ भी उसकी अक्सर अनबन होती थी। लेकिन इन सब के बीच वो अपने पिता और पीटर के साथ अपने रिश्तों में सांत्वना पाती थी। डायरी का अंत और विरासत। 4 अगस्त 1945 को सीक्रेट एनेक्स पर एसीएस और डच सुरक्षा पुलिस ने छापा मारा। सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मीपगीस ने एनी की डायरी को सुरक्षित रखा। युद्ध के बाद ओटो फ्रैंक, जो एकमात्र जीवित बचे, ने अपनी बेटी की इच्छा को पूरा करने के लिए डायरी को प्रकाशित किया। उन्होंने संस्करण ए और संस्करण बी से सामग्री का चयन करके संस्करण सी बनाया, जो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। 1980 में ऑटो की मृत्यु के बाद एक विस्तारित निश्चित संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें मूल सामग्री का 30% अतिरिक्त शामिल था। एनी की अंतिम प्रविष्टियां उसकी आशाओं, सपनों और आंतरिक संघर्षों को दर्शाती हैं। वो खुद को साहसी और खुश मानती थी और युद्ध के बाद एक लेखक बनने का सपना देखती थी। उसकी डायरी उन लाखों लोगों की आवाज है जिन्होंने उत्पीड़न के बीच भी अपनी मानवता और आशा को जीवित रखा। वो लिखती है, एक दिन ये युद्ध खत्म होगा और हम फिर से इंसान होंगे, न कि सिर्फ यहूदी। एनी फ्रैंक की डायरी केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह उन लाखों लोगों की आवाज आती है जिन्होंने नाजी उत्पीड़न का सामना किया। उसकी लेखनी में मानवता, आशा और लचीलापन झलकता है। वह अपनी डायरी में लिखती है कि वह विश्वास करती है कि मानवता में अच्छाई बनी रहेगी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा और साहस हमें जीवित रख सकते हैं। एनी की डायरी आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। यह स्कूलों में पढ़ाई जाती है, किताबों में उद्धृत की जाती है और अनगिनत लोगों को प्रेरित करती है। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास और साहस है। एनी फ्रैंक की डायरी न केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को याद